हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की मुख्य जो नदियां हैं उनका बहाव किस दिशा में है, उनका अपवाह क्या है, उनका बेसिन क्या है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के आल के ओके कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। हम आपको भारतीय भूगोल का जो वीडियो दे रहे हैं उसमें क्रमबद्ध तरीके से वीडियो देंगे और जिससे भूगोल से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी समाधान हो जाए। तो भारत का अपवाह तंत्र बेसिन नदियों को हम स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। तो इसमें आपको हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय, तो इसको हम विभिन्न क्या कहते हैं कि तरीकों से आपको समझाएंगे कि हिमालयी नदियों के क्या सिस्टम है और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इस तरह से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो नदी तंत्र है भारत का उसमें मुख्य रूप से हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, हमको दो चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय की नदियां और नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां ये दो चीजें तो हम इसको एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों में 2-3 वीडियो, प्रायद्वीपीय नदियों में 2 वीडियो, कम से कम छोटे छोटे पार्ट में 4-5 वीडियो के माध्यम से, जिससे एक एक नदी तंत्र स्पष्ट होता जाए, वहां से आने वाले प्रश्न आपसे क्लियर होते जाए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तंत्र पढ़ना है, जो बेसिन पढ़ना है हमको नदियों का, वो हिमालय का पढ़ना है और उसके बाद इसका पढ़ना है। तो सबसे पहले हम हिमालय की नदियों का पढ़ते हैं। तो हिमालय की नदियों में हमको मुख्य रूप से 3 तंत्र मिलता है। जैसे मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, इंडस सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु नदी का बेसिन। नंबर 2 गंगा नदी तंत्र। नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। हमको ये 3 पार्ट पढ़ने हैं। इन तीनों से ही आपका लगभग हिमालय की नदियां क्लियर हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा उसको हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इतना पढ़ने से आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो अन्य छोटी नदियां हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो हम एक एक नदी की स्पष्ट करते चलेंगे। एक वीडियो हमारा सिंधु नदी पर रहेगा, एक वीडियो गंगा नदी पर, एक ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसमें कम से कम 2 वीडियो के माध्यम से एक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक जो अन्य छोटी नदियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा बिंदु है सिंधु नदी तंत्र। एक चीज और जान लें कि जैसे जो भारत का जल है वह या तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, 2 जगह जा रहा है। तो सबसे मुख्य चीज हमको ये जानना जरूरी है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा जा रहा है, कौन सा अरब सागर में, किन नदियों का अंत बंगाल खाड़ी, अरब सागर कहाँ हो रहा है। इसको हम जब हिमालय की नदियों का, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव, जब इनका दिशा पढ़ेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा है, तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा। आप इतना मान चलिए कि जो नदियों का 77% भाग है, 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मान के चलिए, और उसके बाद जो है लगभग 23% जल जो है ये अरब सागर में जाता है। ये आपका इतना स्पष्ट हो गया कि हमको भारत का अपवाह तंत्र बेसिन पढ़ना है। इसमें हमको नदियों का जो नदी सिस्टम पढ़ना है, रिवर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम, उसमें सबसे मुख्य चीज क्या है कि हम कैसे पढ़ें, एक किस तरह से पढ़ें। तो इसको जब हम 2 भागों में बांटेंगे, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, इसमें हम लगभग 2 चीजें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या अन्य, इसमें हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ गिर रही है। इतना जान लीजिए 77% जल बंगाल खाड़ी में और 23% जल अरब सागर में गिरता है। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं। हिमालय की नदियों में सबसे मुख्य सिंधु नदी तंत्र। तो इससे एक जो हम आपको बताया, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि
हमको क्या पढ़ना है, नदी में कैसे पढ़ना है। तो एक सिंध नदी तट, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का। तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा सिंध नदी तट, सिंध नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। देखिए सबसे मुख्य चीज है कि नदी, कोई बुक लेके हम पढ़ सकते हैं, प्रश्न क्या बनता है, कैसे हम उसको हल करें, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले देखिए कि हम मैप बनाकर नदी का बहाव, उससे मिलने वाली नदियां और क्या मुख्य बातें बताएंगे। मैप को आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा एटलस लेके, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाएगा। इतना आप जानते रहिए कि मैप जो है जैसे इंडिया का मैप है। अब मुख्य रूप से हम कुछ तथ्य लिख दें कि जैसे सिंधु नदी की कुल दूरी, सिंधु नदी के विषय में बता रहे हैं, हमारा फोकस सिंधु नदी पर, इंडस में। तो कुल दूरी मतलब कुल कितनी दूरी बहती है। कुल दूरी अगर पूछती है तो 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी की कुल दूरी कितनी है, 2880 किलोमीटर। और भारत में कितना बहती है, भारत में दूरी या भारत में इसका कितना बहाव है, तो 1114 किलोमीटर। ये फैक्ट आप समझ लीजिए। प्रश्न क्या होगा उसको आप समझिएगा। कुल दूरी मतलब, कुल दूरी का मतलब कुल कितना बहाव है, क्योंकि यह चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, 3 देशों का मामला है कि चाइना से निकल के कहाँ से किस तरह से इसका बहाव है, इसको हम जो है समझते जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों देश मिला के है बहाव इनका। पाकिस्तान और आपका चीन, इनका बहाव कहाँ है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ये भी आप एक क्वेश्चन बनेगा, 3 देशों में इनका इसका बहाव है, किसका, सिंधु नदी का। तो 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान। टोटल दूरी 2880 किलोमीटर। भारत में दूरी 1114 किलोमीटर। अब समझिए इसमें जो प्रश्न बनता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है, इसकी सहायक नदियां। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसकी सहायक नदी, कि सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है। तो कभी कभी हम 4-6 नदी का नाम जान रहे हैं, प्रश्न में आ गया हल्कली नदी का नाम नहीं जान रहे, तो हम आपको कौन सी बाएं मिलती है, कौन सी दाहिने मिलती है, अन्य नदी है। कोई या तो दाएं मिली है तो बाएं मिली है, लेकिन कुछ नदी का और नाम भी उसको अन्य में लिखवा देंगे। अगर वो प्रश्न बनता है कि सिंधु सहायक की कौन सी सहायक नदी है या कौन सी नहीं है, तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदी है कि सिंधु में जो दाहिने तरफ से, इसकी सहायक नदी में दाहिने तरफ से, इसकी सहायक नदी में दाहिने तरफ से, जैसे सिंधु का जो बहाव है उसके दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं, सबसे मुख्य श्योक। श्योक, इसको आप नोट कर लीजिए ना, बार बार वीडियो देख। श्योक, काबुल, कुर्रम, ये सब दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अगर गोमल, गोमल, गोमल है, गोमल, तूपी, संगर। देखिए सहायक नदियां अगर आप पढ़े रहेंगे तो दिख, और बिबोआ। बहुत खोज इसका कैलकुलेशन किया गया है। ज्यादातर चांस कम रहता है पूछ जाने कौन सी दाएं से मिलती है कौन सी बाएं से। अगर आप इसको पढ़े, पूछ भी लिया तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। फिर बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है, ये भी प्रश्न बनता है। जास्कर, स्याग, जास्कर, स्याग, सियार, सियार और गिलगिट, ये आपकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन, जास्कर, स्यार, सियार और गिलगिट। अन्य नदियों का भी जिक्र मिलता है जो इसमें आके मिलती हैं। इसको हम यहाँ चर्चा कर देते हैं कि अन्य नदियां, यहाँ लिख देते हैं, अन्य नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक हैं। कुछ नदियों के और नाम मिलते हैं
हुंजा, हुंजा नुब्रा, हुंजा नुब्रा, गास्टिन, गास्टिन ट्रांस, हुंजा नुब्रा, गास्टिन और ट्रांस, ये 4 नदियां और आकर इसमें मिलती हैं। और मुख्य रूप से जो है सिंध नदी के जो सहायक नदियां दाहिने तरफ से बाएं तरफ से और अन्य नदियां जो है इसमें आकर मिलती हैं। अब इसमें जो याद करने की मुख्य चीज है कि कौन सी नदी दाहिने से मिलती है, कौन सी नदी बाएं से मिलती है, अन्य कौन सी है। तो अगर सब आप दाहिने वाला श्योक, काबुल, कोर्रम, गोमल, तोपी, संगर, विभोवा, बाएं से जास्कर, स्याग, सियार, गिलगित और अन्य नदियों में हुंजा, नुब्रा, गास्टिन, ट्रांस। अगर आप इसको पढ़े हैं तो कोई भी सहायक नदी पूछेगा कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है और कौन सी सहायक नदी नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा। अब समझिए इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिली हैं, इसको आप समझ लीजिए कि जिसकी हम चर्चा करेंगे पंच नदी तंत्र, पंच नदी तंत्र। सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंच नदी तंत्र हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं और ये बाएं तरफ से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? बाएं। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि जैसे आप याद करिए दाहिने सेव, काबुल, कोल्लम, गोमल, तोपी, संगर, विभोवा, बाएं से जास्कर, स्याग, सियार, गिलगित, अन्य में हुंजा, नुब्रा, गास्टिन, ट्रांस। लेकिन पंच नदी तक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये 5 नदियों का तंत्र है जो सिंध नदी में मिलता है और इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनका मैप भी पूछ लेता है, कहाँ से निकलती है उससे पूछ लेता है। तो हमारी अब सिंध नदी के विषय में और डिटेल से जानते हैं और इन 5 नदी तंत्र पर चर्चा करते हैं। अगर पूछता है 5 नदी तंत्र में कौन नदी आती है तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कौन सी नहीं आती तो इसमें से एक नहीं रहेगा। तो आप समझिए कि जैसे सिंध नदी का उद्गम स्थल यहाँ से है, ये देखिए, ये आपका हो गया अरब सागर, ये आपका हो गया अरब सागर। देखिए मैप में इधर उधर हो जाएगा लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया सिंधु नदी कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर। तो सबसे मुख्य चीज है हमको ये जानना कि अरब सागर में जाकर सिंधु नदी का विलय होता है। अरब सागर नाम लिख देते हैं, अरब सागर, अरब सागर। अब इसका सबसे मुख्य चीज उद्गम स्थल, यहां चर्चा करते हैं उद्गम स्थल कहां से है? तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार। यहां आप लिख सकते हैं उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल कहां? तिब्बत के पठार। चाइना से निकलती है, तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर, कभी कभी दे देता है मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इतना आपको याद करना है टोटल कि यहाँ से हमारा जो उद्गम स्थल है चेमा युंग डुंग, यहाँ पर ग्लेशियर है, एक हिमानी है ग्लेशियर। अब प्रश्न आपका बनेगा कि सिंधु नदी कहाँ निकलती है? विकल्प अगर तिब्बत का पठार और कुछ है तो आपको तिब्बत के पठार या मानसरोवर झील के निकट से, इस तरह से अगर ग्लेशियर नाम देता है तो चेमांगडुंग ग्लेशियर। अब यहाँ से जो निकलती हैं उसके बाद 5 नदियां मिलती हैं। हम आपको
इसके माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको अपना मैप एटलस खोलकर उसमें एग्जैक्ट लोकेशन को समझ लेना है। इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं, जैसे सिंध के बाद हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको मैप के अनुसार काम करना है। सिंपल, जैसे झेलम, सिंध के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आके अरब सागर में मिल जाती है। अब आपका सिंध, ये तो आपका सिंध हो गया, सिंध, फिर आपका है झेलम, फिर है चिनाब, ये क्रम भी याद रखिए, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां इसमें मिलती हैं। तो मैप में थोड़ा सा देखने में वो लगता है, लेकिन आपको तथ्य पे फोकस करना है और एटलस खोलकर मैपिंग करना है। तो अब यहाँ जो पहला प्रश्न बनता है कि सिंध नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत पठार मानसरोवर झील के पास चेमाडून ग्लेशियर से। इसकी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक प्रश्न और बनता है कि जैसे ट्रांस हिमालय, अभी हम आपको हिमालय पढ़ाएंगे, उसमें जैसे हिमालय के 4 पार्ट, ट्रांस हिमालय, महान और मध्य और लघु। तो ट्रांस हिमालय के 3 चोटी है, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये बढ़ती कहाँ से है, किस पहाड़ी के बीच से? लद्दाख और जास्कर। ये भी याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर। अगर एक प्रश्न बने कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही फैक्चुअल है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सिंधु नदी का बहाव ट्रांस हिमालय की किस पहाड़ी से है? तो आप जान रहे हैं कि काराकोरम आपका ऊपर पड़ जाएगा, काराकोरम, तो आपका लद्दाख और जास्कर, इसको आप नोट कर लीजिए कि लद्दाख और जास्कर पहाड़ी के बीच से इसका बहाव है। अब आपका स्पष्ट हो गया कि चेमाडून ग्लेशियर निकलती है लद्दाख जास्कर पहाड़ी के बीच, अरब सागर में मिलती है, 5 नदी इसमें मिलती हैं। इसमें 2 फैक्ट और हैं, उसको आप समझ लीजिए कि सिंधु नदी मुजफ्फरनगर से मांगला तक, ये भी एक प्रश्न बनता है, मांगला तक भारत पाक सीमा बनाती है, भारत पाक सीमा बनाती है। अगर प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी भारत पाक की सीमा कहाँ तक बनाती है, तो मुजफ्फरनगर से मांगला तक, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और, अनंतनाग से बारामूला तक यह नौका गम्य है, मतलब यहाँ नाव का संचालन होता है, यह नौका गम्य है। अगर पूछे कि सिंधु नदी कहाँ नौका गम्य है, तो अनंतनाग से बारामूला तक। ये भी आपका स्पष्ट हो गया कहाँ तक भारत पाक सीमा बनाती है, कहाँ तक। अब इन 5 का हम उद्गम स्थल जान लेते हैं, और जब हम बांध पढ़ाने लगेंगे, डैम बताएंगे, उन सब चीज़ों में सतलज पे क्या है, चिनाब पे क्या है, रावी पे क्या है, इसकी अलग से चर्चा की जाएगी। इसको बहुत लेंदी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम सिंध पर फोकस कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज आपको बताएं। अब झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग। तो कहने का मतलब है किस नदी का उद्गम स्थल इसमें कहाँ है, उसको आप फोकस करते चलिए। चिनाब का चंद्रभागा, चिनाब का चंद्रभागा, रावी का रोहतांग, रावी का उद्गम स्थल रोहतांग, और ब्यास का व्यासकुंड, ब्यास का व्यासकुंड, और सतलज का मानसरोवर राक्षसताल।
सतलज का राक्षस ताल है उद्गम स्थल, कहाँ? राक्षस ताल। यह है कहाँ? ये भी मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास। अब आप सोच रहे हैं कि मानसरोवर झील यहाँ बताए हैं, और यहाँ तो जब आप इसको देखेंगे तो मैप में जब देखेंगे, हम यहाँ आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझाए हैं कि सिंधु में पांचों नदियाँ कैसे मिलती हैं, क्योंकि बेरीनाग यहाँ मिलेगा, चंद्रप्रभा यहाँ, रावी आपका नीचे मिल जाएगा, व्यासकुंड भी, और इसका आके धीरे धीरे आपका यहाँ पड़ जाएगा, कहाँ? मानसरोवर झील यहाँ है, क्योंकि इसी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील है, यहीं के निकलता है, यहीं से भी निकलता है। तो कहने का मतलब है कि हमको इस पंच नदी तंत्र को समझना है, इसके उद्गम स्थल को आपको समझ लेना है, और जब हम बांध वगैरह बढ़ाएंगे, जैसे आपको भाखड़ा बांध बताएंगे सतलज नदी पर, जैसे अब यहाँ पर सतलज नदी पे है भाखड़ा बांध, तो बांध का वीडियो जब देंगे तो कौन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज या मुख्य मुख्य नदियों पे कौन से डैम बनाए गए हैं, कहाँ बनाए हैं, कहाँ उपयोगी है, किस तरह से इनका सिस्टम है, तो उसको हम बताएंगे। उद्गम स्थल का नाम जानते रहे, मैप के अनुसार जान लीजिए। तो इस तरह से अगर प्रश्न बनता है, कभी कभी चित्र भी देता है कि क्रम से सही है कि नहीं है, या सिंधु नदी तंत्र में कौन सा बेसिन सिस्टम सही है, इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो और आपको जैसे हरिके बैराज भी है यहीं, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, यहीं आपका हरिके बैराज भी है। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ है, उसको अलग अलग दिया जाता रहेगा। इतना आप समझते रहिए कि 5 नदियाँ मिलती हैं, झेलम का बेरीनाग, चिनाब का चंद्रप्रभा, रावी का रोहतांग, ब्यास का व्यासकुंड, सतलज का राक्षस ताल, और एक जहाँ अरब सागर में गिरती हैं, इस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट याद रखिए कि किस स्थान पर सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। मिठानकोट कहाँ है? कराची के पूर्व एक जगह है मिठानकोट। किसके पूर्व है? कराची के पहले मिठानकोट में। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब एक चीज और समझिए, आपको सिंधु नदी का लगभग सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि सिंधु नदी हिमालय की नदी में आता है, तिब्बत के पठार के मानसरोवर से निकलती है, पंच नदी तक इसके बाएं तरफ से मिलती है, क्योंकि इसका बहाव जो है ये देखिए एक उत्तर और पश्चिम है। ये भी अगर प्रश्न बनता है, इसका बहाव किधर है? उत्तर पश्चिम। ये सब चीजें रखने की चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। इसका बहाव उत्तर पश्चिम है इधर, और बाएं तरफ से आके मिल, जैसे इधर जा रहा है बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदियां हैं झेलम, बेरीनाग, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पे भाखड़ा नाद। तो कहने का मतलब है कि कुल दूरी मुजफ्फरनगर से मांगला तक, भारत पाक सीमा, अनंतनाग से बरमूला तक नौकागम। तो इस तरह से आपका एक क्लियर होता है, और बांध का अलग से। अब एक समझिए सिंधु जल समझौता 1960, इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता, यह प्रश्न इसी के साथ ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाक के बीच, पाक और भारत के बीच। ये समझिए, दो प्रश्न हुआ। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत के बीच, या भारत और पाकिस्तान का? वो 1960 में। इसके तहत क्या निर्णय हुआ था कि भारत जो है, इसमें जो है पाकिस्तान, इसे पाक है, ये 3 नदी का जल, सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदी का जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। भारत रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास और सतलज, 3 नदी का जल भारत प्रयोग करेगा। कहने का मतलब है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 20 इसका जल पाकिस्तान का अधिकार होगा, रावी, व्यास, सतलज इसका भारत का अधिकार होगा। स्पष्ट हो गया? फिर से बता दें कि सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान का अधिकार होगा, रावी, व्यास, सतलज भारत का अधिकार होगा। इसमें समझौता हुआ कि सिंधु, झेलम, चिनाब के जल का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा, 20% भारत कर सकता है। भारत इसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता है। रावी, व्यास, सतलज इसका 80% जल भारत प्रयोग करेगा, बांध वगैरह बना सकता है। सिंधु जल समझौता 1960 भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। सिंधु, झेलम, चिनाब
कि 80% जल का पाकिस्तान प्रयोग करेगा, 20% जल भारत प्रयोग करेगा। भारत जल को रोक नहीं सकता था, डैम या कोई और काम नहीं कर सकता है, लेकिन रावी, ब्यास, सतलज तीनों का 80% जल भारत प्रयोग करेगा और उस पर डैम वगैरह बना सकता है। ये रहा हमारा नदी सिंधु नदी तंत्र। इसी तरह अगला हम गंगा ब्रह्मपुत्र आपको जल्दी देंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।